Welcome to VS Educational Place BPSC 142 by SV Crazy Hacks। वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। गाइज, हम इस वीडियो में 11वीं इकाई को करने वाले हैं भारत तथा मध्य एशिया और पश्चिम एशिया। गाइज, इसमें 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भारत के मध्य एशिया के साथ कैसे रिलेशन थे और भारत के पश्चिम एशिया के साथ कैसे रिलेशन थे। चलिए गाइज, इसको डिटेल में जान लेते हैं। गाइज, पहले मध्य एशिया की बात कर लेते हैं। मध्य एशिया में काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसे 5 गणराज्य शामिल हैं। कुल आबादी 17 मिलियन से भी ज़्यादा है। लैंडलॉक और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एशिया के चौराहे के रूप में इस क्षेत्र को देखा जाता है। मुख्य रूप से चीन, स्लाव, तुर्किक, फ्रांसीक और भारतीय विश्व सभ्यताओं का क्षेत्र है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की क्षेत्र की सीमाएं इनसे जुड़ती हैं। हाइड्रोकार्बन संसाधनों से समृद्ध है मध्य एशिया। 12वां सबसे बड़ा तेल का भंडार माना जाता है काजिकिस्तान। इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान में प्राकृतिक गैसों का 265 ट्रिलियन क्यूबिक फीट आंकी गई है। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान में गैसों का निर्यात भी किया जाता है। यूरेनियम और सोने के भंडारों से परिपूर्ण है ये देश। आइएगा इस मध्य अगर बात करें भारत और मध्य में एशिया के देशों के साथ रिलेशन की, तो भारत ने देर कर दी थी मध्य एशिया गणराज्यों के साथ संबंध बनाने में। भारत की मध्य एशिया तक सीधी भौतिक पहुंच नहीं है और जिसके कारण मध्य एशिया के साथ मजबूत आर्थिक, वाणिज्यिक, ऊर्जा, पर्यटन संबंधों में निर्माण करने में बाधा सामने आई थी। इसके व्यापार के लिए मध्य एशिया के साथ समय लेने वाले और महंगे मार्गों के माध्यम से व्यापार करना पड़ा था, जैसे कि चीन या उत्तरी यूरोप और रूस के माध्यम से व्यापार किया गया था। भारत ने अतः चाबहार के ईरानी बंदरगाह तक पहुंच हासिल की, उसे विकसित करके एक सफलता हासिल की। बंदरगाह मध्य एशिया, अफ़गानिस्तान और रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारों के माध्यम से भारत को व्यापार के रास्ते खुले। भारत ने अशगाबाद समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद अब गाइस बात कर लेते हैं द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। 1991 में इन राष्ट्रों के उत्थान के तुरंत बाद द्विपक्षीय स्तरों के संपर्क स्थापित हो गए थे। शिखर स्तर की कई बैठकें हुई। भारत द्वारा इन देशों को दिए जाने वाले रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया गया। दोनों पक्षों में अधिकारियों, व्यापार और सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों और वैज्ञानिकों और विद्वानों का नियमित दौर होता रहा। भारत द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णायक पहल की गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 को सभी 5 मध्य एशियाई गणराज्यों का दौरा किया। इसे रूस के उफा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ जोड़ा गया। SCO में शामिल होने का भारत का निर्णय मध्य एशिया के साथ भारत के जुड़ाव को नए स्तर का प्रतीक था। भारत को इन देशों के नेताओं के साथ जुड़ने और उनके द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने, क्षेत्रीय हितों के मुद्दों पर चर्चा करने एक नियमित मंच प्रदान करता है। यह आशा की जाती है कि भारत के साथ SCO में रूस, चीन के अलावा मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के घनिष्ठ सहयोग स्थापित किए जाएंगे। SCO एक राजनीतिक सुरक्षा आर्थिक समूह है जिसके सदस्य चीन, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं। गाइस, अगर हम बात करें भारत की सुरक्षा चिंताओं के बारे में, तो मध्य एशिया और उसके आसपास के देशों में धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद एक बड़ा खतरा है। इससे कई देश इससे प्रभावित हुए हैं। कश्मीर में भारत में कश्मीर, रूस में चेचिन्या और चीन में झिंजियांग
और फारगन घाटी में उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान। ताजिकिस्तान ने सरकार और इस्लामी उग्रवादियों के बीच एक लंबे समय से गृहयुद्ध का सामना किया। उसके बाद तालिबान के तहत अफ़गानिस्तान ने ओसामा बिन लादेन के अली क़याद को आश्रय दिया। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान विभिन्न प्रकार से इस्लामी उग्रवाद समूहों के लिए एक सुरक्षित पनाह और प्रशिक्षण स्थल बन गया है। इसके अलावा ड्रग्स और हथियारों की तस्करी मध्य एशिया में एक सुरक्षा को खतरा है जो भारत की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। अगर हम आर्थिक सहयोग की बात करें तो भारत मध्य एशिया के राज्यों के संसाधन बंदोबस्ती प्रबंधकीय और कुशल मानव संसाधनों और आशाजनक बाजारों के मामले में आर्थिक पूरकताएं हैं। मध्य एशिया में भारत का मुख्य फार्मास्यूटिकल्स, चाय, मशीनरी, उपकरण, रेडीमेड वस्त्र का निर्यातक देश रहा है। इस क्षेत्र में लोहा, इस्पात, सोना, चांदी, अलोह धातु और फाइबर्स का आयात किया जाता है। इन देशों में प्रबंधकीय और कुशल जनशक्ति की कमी है। भारत बैंकिंग, बीमा, निर्माण, तकनीकी शिक्षा और वित्त प्रबंधन और खनन जैसे क्षेत्रों में प्रवेशवरों और कुशल जनशक्ति के साथ मध्य एशियाई देशों की मदद करता रहा है। बात कर लेते हैं सांस्कृतिक संबंध की। तो मध्य एशिया में भारत का सॉफ्ट पावर प्रिंट है जिसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है। आर्य प्रवासी के सिद्धांतों पर भारत के इतिहासकारों द्वारा और भी खोजें जारी है। इस्लाम के आगमन से पहले इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पंथ था। इस्लाम मध्य एशिया के रास्ते भारत आया। इसके साथ सूफीवाद, संगीत और साहित्य, वास्तुकला, व्यंजन, फैशन और इन सबसे ऊपर विभिन्न मूल और जातीयता के लोग आए। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत और 19वीं शताब्दी में मध्य एशिया खानों की जारिस्ट विजय से इन आदान प्रदानों को बाधित किया गया। आर्थिक सहयोग में क्या बाधाएं आई वो भी जान लेते हैं। काफ़ी संभावनाओं के बावजूद भी दोनों क्षेत्रों में वास्तविक व्यापार निवेश का स्तर बहुत कम है। मध्य एशिया को संपूर्ण भारतीय निर्यात के कुल निर्यातों का 2% से भी कम माना जाता है और आयात औसत आधार पर कुल भारतीय आयात केवल 1.5% ही माना जाता है। एक कठिन मुद्रा की उपलब्धता और रूपांतरण सुविधा सेवा की कमी रही है। मुख्य बाधा मुद्रा की कमी को दूर करने के लिए भारत ने मध्य एशियाई राज्यों के प्रत्येक को ऋण दिया। इसके अलावा मध्य एशिया के साथ भारत को संबंध में सीधी रेल, सड़कें और समुद्री संपर्कों की अनुपस्थिति सबसे बड़ी बाधा रही। काला सागर के मध्य में मौजूद मार्ग समय लेने वाला और बहुत महंगा था। गाइस, अब बात कर लेते हैं पश्चिम एशिया की। ये तो बात रही मध्य एशिया के बारे में। गाइस, पश्चिम एशिया वर्तमान में दुनिया के सबसे अधिक स्थिर और संघर्ष प्रवण क्षेत्र है। अतीत में 3 महान धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, और मानवीय इतिहास के कुछ महानतम सभ्यताओं मिस्र और मेसोपोटामिया को देखा है। इन क्षेत्रों में प्राचीन काल में बेबीलोनियन और ईरानी साम्राज्य और मध्य युगीन काल में अब्बासीद और ओटोमन साम्राज्यों की उपलब्धि पर उच्च वाटरमार्क देखा गया, जो इस क्षेत्र में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की रक्षा के लिए पश्चिमी भाग के रूप में मानते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ईरान में तेल की खोज के साथ फ्रांस की खाड़ी के आसपास और इस अधिक महत्वपूर्ण खोजों के बाद यह क्षेत्र पुरानी और साथ ही उभरती हुई महान शक्ति के लिए रुचि का केंद्र बन गया। अगर बात करें भारत के पश्चिम एशिया के साथ संबंधों की, तो
पश्चिम एशिया भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है। यह क्षेत्र अपने भौगोलिक निकटता और ऐतिहासिक संस्कृति संबंध, ऊर्जा आपूर्ति, भारत में प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ वर्तमान सुरक्षा चिंताओं और आर्थिक हितों के कारण भारत के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ मुख्य आर्थिक और सुरक्षा संबंधित मुद्दे इस तरीके से हैं। तेल की आपूर्ति। इस क्षेत्र में आयात की भारी निर्भरता को देखते हुए भारत के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए उच्च मूल्य पर तेल की आपूर्ति महत्वपूर्ण है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। इसके अलावा प्रेषण भी एक मुद्दा है। खाड़ी क्षेत्र में 7 मिलियन से भी अधिक भारतीय प्रवासी कामगार हैं। भारत दुनिया में शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बना, जिसने 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक प्रेषण देश के लिए विदेशी मुद्रा आय का उच्चतम स्रोत है। धार्मिक अतिवाद। धार्मिक कट्टरवाद का उदय, जहीदी कट्टरवाद आतंकवाद के रूप में एक राजनीति अभिव्यक्त भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसके अलावा वाणिज्यिक संपर्क और व्यापार का मार्ग। भारत पश्चिमी एशिया के साथ पर्याप्त व्यापार करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में इन वाणिज्यिक संबंधों को और भी बढ़ावा दिया गया है। भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति। स्वतंत्रता के बाद गुटनिरपेक्षता की नीति के तहत भारत पश्चिम एशिया के उन देशों की दोस्ती का हाथ बढ़ाया जो प्रतिद्वंदी सैन्य गुटों में शामिल होने के लिए शीत युद्ध के दबाव का विरोध कर रहे थे। फिलिस्तीन ने अरब लोगों के बीच देश के एक अनुकूल छवि बनाई। इससे ऐतिहासिक संबंधों और वाणिज्यिक संबंधों के साथ भारत को इस क्षेत्र का लगभग सभी देशों के साथ जीवंत संबंध बनाने में मदद मिली। 2005 में भारत ने पश्चिम की ओर देखो नीति अपनाई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनाया गया, जिन्होंने इस क्षेत्र का कई बार दौरा भी किया। पश्चिम एशियाई रणनीति सोच में मूलभूत बदलाव के पीछे कई कारक हैं। एशियाई सदी 21वीं सदी है। पूर्व एशिया में दक्षिण पूर्व एशिया और भारत दुनिया में गतिशील आर्थिक क्षेत्रों में से एक है। दुनिया के इस हिस्से में वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं भी मिल रही हैं। भारत की नीति में मील के पत्थर। इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिनमें भारत सामने आया। फिलिस्तीन मुद्दा। भारत ने इजराइल के साथ एक व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य के निर्माण के लिए नैतिक और राजनीतिक समर्थन दिया। भारत फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीन लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर अरब राज्य बना। इसे जनवरी 1975 में नई दिल्ली में अपना कार्यालय खोलने की अनुमति दी। भारत को नवंबर 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी और नई दिल्ली में PLO कार्यालय ने फिलिस्तीन राज्य के दूतावास के रूप में कार्य शुरू किया। इजराइल की बात करते हैं। भारत में 1950 में यहूदी राज्य इजराइल को मान्यता दी, लेकिन इसने 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद दोनों देशों के बीच धार्मिक अतिवाद और आतंकवाद को लेकर सामान्य चिंताएं बढ़ती रही। इजराइल और भारत खुफिया जानकारी को एकत्रित कर उसे साझा करने में आतंकवाद विरोधी अभियानों में घनिष्ठ सहयोग विकसित किया। भारत इजराइल हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। इसके अलावा एक इराक संकट महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें भारत और इराक ने 1970 से 1980 के दशक के दौरान घनिष्ठ राजनीतिक संबंध और आर्थिक संबंध स्थापित किए। दोनों ने तत्कालीन सोवियत संघ 1971 में भारत और 1972 में इराक के साथ मैत्री संधि संपन्न की। इराक भारत के 30% तेल की ज़रूरत का स्रोत था। वहाँ काम करने वाले 90,000 भारतीयों के घर थे। एकमात्र अरब देश था जिसने भारत
को कश्मीर मुद्दे में समर्थन दिया था। इसके अलावा ईरान के देश का भी एक मुद्दा रहा, जिसमें भौगोलिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक रूप में ईरान पश्चिम एशिया का भारत के सबसे करीब रहा है। 1989 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बड़ी आम सहमति बनी गई। ईरान को लेकर भारत की धारणा दूसरी स्थिति के अनुरूप है, जो ईरान के एक दृष्टि राज्य और बुराई की धुरी के रूप में अमेरिका के चरित्र चित्रण से भिन्न है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण जीसीसी का था, जिसमें गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। जीसीसी का गठन 1981 में सऊदी अरब, कुवैत और अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान की 6 खाड़ी राजशाही द्वारा किया गया था। जीसीसी राज्य सभी सुन्नी और रूढ़िवादी इस्लामी राजतंत्र हैं जो ईरान शिया क्रांति का विरोध करते हैं। हाल ही के वर्षों में चरमपंथी इस्लाम समूह और आतंकवाद को खिलाफ दिखे थे। इसने इन देशों को भारत के बीच साझा आधार बनाया। जीसीसी भी भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार के रूप में से एक रहा है। भारत के तेल आयात में 42% से भी अधिक 6 खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी राज्य से आता है। भारत में शीर्ष 5 तेल आपूर्तियों में से 3 जीसीसी राज्य हैं। सऊदी अरब से कच्चे तेल सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता है। कतर प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। जीसीसी भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जीसीसी भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। गाइज, ये थे कुछ हमारे इकाई 11 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट यूनिट को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। गाइज, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। Thank you for watching. Please guys, like, subscribe and share.